यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आपको बोल रहा है द chord of a circle of radius 12 centimeters। यहाँ बना लेते हैं chord of a circle of radius 12 sustains an angle of 120 degree at the center है। तो हमारे पास कोई भी एक chord हो गई, सेंटर पे एंगल 120 डिग्री बना रही है, ये पूरा एंगल हमारे पास 120 है। आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, हमें इसका एरिया निकालना है। तो जब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटर पे एंगल 120 डिग्री आएगा, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब कि हम यहाँ O से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे AB पे, और 9th स्टैंडर्ड में थ्योरम पढ़ जाएगी, कोई भी हम लोग एक सेंटर से परपेंडिकुलर बनाएंगे किसी कॉर्ड पे, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, और ये जो एंगल है ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट। तो ये एंगल हमारे पास 120 था पूरा का पूरा, तो ये लेफ्ट की हो जाएगा 60, और इधर भी कितना आ जाएगा 60। रेडियस हमारे पास कितना है 12 है। हमें क्या निकालना है, हमें ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। सो हम लोगों ने पढ़ा सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 60 पाई आर स्क्वायर, जहां पर रेडियस हमारा कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर गिवन है। एंड ये ऊपर वाला पार्ट हमें हटाना पड़ेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा हाफ इनटू बेस, दैट इज AB इनटू हाइट इज OM। यहाँ पे थीटा हमारे पास 120 डिग्री है, 120 बाय 360, इसमें हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा पीछे वाला, क्योंकि साइन 120 वाली है नहीं आपके पास, वो 11th स्टैंडर्ड में है। नहीं क्या 60 कैसे, हमें वहां निकालना पड़ेगा। तो रेडियस आपको गिवन है 12, तो 12 स्क्वायर माइनस हाफ इनटू बेस, बेस इज AB, AB है नहीं हमारे पास, ना हमारे पास हाइट है, इसलिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो इससे एंगल हमारा क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। इस एंगल के हिसाब से सामने वाला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसके हिसाब से ये AM परपेंडिकुलर है, और OA क्या हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन, साइन 60 इक्वल टू AM ओवर OA। OA की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है, साइन 60 √3/2 AM बाई 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6√3। अब जितना AM 6√3 आया है, राइट साइड पे सेम BM भी कितना होगा 6√3, तो हम बोल सकते हैं कि जो AB है वो डबल हो जाएगा AM का, और ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 12√3 आ जाएगा। कितना आ गया ये हमारा 12√3। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था, बताया था मैंने आप लोगों को कि जो भी हमारा बेस होता है वो हमेशा रेडियस को √3 से मल्टीप्लाई करके आएगा। रेडियस 12 था तो 12√3, रेडियस 14 होता तो AB कितना आता 14√3 आता, और जो हमारी हाइट होती है वो हमेशा हाफ आती है रेडियस के। सॉल्व करके देख लो उसको भी। अगर ये हमारे पास एंगल है तो इसके हिसाब से ये हमारे पास बेस हो जाएगा, और OA क्या रहेगा इसका है हाइपोटेन्यूस, तो क्या लगाएंगे हम cos थीटा, cos 60 इक्वल टू OM बाय OA। cos 60 की वैल्यू 1/2, OA की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो इसे OM हाइट कितनी आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर। वैल्यू का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इज 12√3 मल्टीप्लाइड बाय 6। क्लियर है ये चीज। तो अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बोले कि रेडियस यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि 21 है और सेंटर पे एंगल 120 है, तो AB की वैल्यू कितनी आएगी 21√3 आएगी। AB कितना आएगा हमारा 21√3। डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको सारी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी AB के लिए साइन वाली, और हमें जब आपको हाइट निकालनी है तो cos थीटा लगाना पड़ेगा। तो हाइट की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, रेडियस का हाफ होगा। क्लियर है, ये लर्न कर लेना, इसको नोट करो। इसका जो हमारा आंसर है ये सॉल्व करके हमारा आ रहा है बेटा 88.44 सेंटीमीटर दिया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट इसका और वाला पार्ट में आपको बोलता है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर, वो रेडियस बन जाएगा। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन द 10 मिनट्स। तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो क्लॉक का मिनट हैंड वो 12 से 2 पे आ गया, क्योंकि 10 मिनट से पिछले वाले का 88.44 था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया स्वेप्ट,
तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का बेटा फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास है नहीं, कंप्लीट एंगल हमारे पास होता है 360 डिग्री। जब मिनट हैंड पूरा गोल घूम जाएगा तो 60 मिनट्स फॉर्म करेगा, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा 360 अपॉन में 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिनट्स निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 60 आ जाएगा। तो एंगल को यहाँ पे रखेंगे 60 अपॉन 360, रेडियस 10 है तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आंसर आ रही है 52.33। क्रॉस चेक कर लेना बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब भी आंसर हमारा डेसिमल में आए सेफ साइड वहां पे अप्रोक्सीमेट जरूर लिख देना। क्लियर है ये चीज? कर लो जिन्होंने नहीं करा। फिर अगला क्वेश्चन करें √5। √5 तो बहुत आसान से, कैलकुलेटर यही दिक्कत है जिंदगी की। अलग आंसर है तो दोबारा क्रॉस चेक करो ना भाई, कैलकुलेटर गूगल खोल के बैठ जाते हो। हाँ चेक करो। अगला करते हैं बेटा, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि √5 इज एन इररेशनल नंबर। तो हम लोगों ने कैसे पढ़ता √5 इज एन इररेशनल नंबर, पहले एज्यूम कर लेंगे। विल राइट लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर √5 रैशनल नंबर है तो √5 की वैल्यू p बाई q के इक्वल हो जाएगी फॉर सम कोप्राइम इंटीजर्स p एंड q। कोप्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, वो इंटीजर जिसका HCF कितना होता है 1 होता है। कोप्राइम का मतलब क्या है, वो सारे इंटीजर्स जिसका HCF हमारा कितना होता है 1। इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई q√5 इज इक्वल टू p। कैमरे को क्या होगा, ठीक है, q√5 इक्वल टू p स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, विच इंप्लाइज 5 मल्टीप्लाइड बाय q स्क्वायर p स्क्वायर के इक्वल है, जिसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। और अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 p को भी डिवाइड करेगा, और अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो p की बेटा वैल्यू होगी 5c। c का मतलब है फॉर सम इंटीजर c, लिखना इंपॉर्टेंट है। अब p की वैल्यू होगी 5c और ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी कि 5q स्क्वायर p स्क्वायर के इक्वल है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके ऊपर, p की वैल्यू है 5c होल स्क्वायर, so 5c square equal to 25c square, q square equal to 5c square. This means that 5 divides q square, which implies 5 divides q। अगर 5q को डिवाइड करेगा तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5d। क्यों हो जाएगा ये 5d फॉर सम इंटीजर d। यहाँ पे हमने लिखा था p और q हमारे कोप्राइम इंटीजर्स हैं, यहाँ पे p 5 का मल्टीपल आया, यहाँ पे q भी 5 का मल्टीपल आ गया, तो मतलब दोनों का HCF कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे था 1, तो इसका मतलब क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो विल राइट विच इज नॉट पॉसिबल एज p and q are co-prime integers, therefore our assumption is wrong, hence √5 is an irrational number। क्लियर है ये चीज? नोट डाउन कर लो भाई, अपने सारे के सारे स्टेप चेक कर लेना, कोई आपका स्टेप गलत ना हो, कोई आपने मिस ना कर दिया हो। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये क्वेश्चन तो मुझे आता है तो प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे। इरेज कर दो ना सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। 27 में हमें बोल रहा है एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा ऑफ एंगल थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट। हमें साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट को सबको किस फॉर्म में लिखना है, आपको कॉट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चे साइन थीटा। अब साइन को कॉट में कैसे लिखें, साइन की वैल्यू होती है 1 में कोसेकेंट के इक्वल, और कोसेकेंट और कॉट में आइडेंटिटी होती है हमारी
कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यहां से अगर हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर है और यहाँ पे कोसिकेंट है, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है साइन। अब साइन के बाद हम निकालेंगे कॉस। कॉस को लिखना है कॉट की टर्म्स में। कैसे करें भाई? कॉस होता है 1 अपॉन में सीकेंट। कॉस कितना होता है 1 अपॉन में सीकेंट। आपके पास प्रॉपर्टी होती है सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। मुझे कॉट की टर्म्स में लिखना है। कॉट का रेसिप्रोकल होता है टैन, तो यहां से टैन की वैल्यू निकालो, तो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सॉरी, टैन की जगह सीकेंट निकालेंगे क्योंकि यहाँ सीकेंट चाहिए था। तो इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। बट आंसर मुझे किस में लिखना है? कॉट में लिखना है। तो कॉट क्या होता है 1 अपॉन टैन, और टैन होगा 1 अपॉन कॉट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टैन की जगह लिखेंगे 1 अपॉन में कॉट। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम होगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये जगह कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। नीचे का कॉट स्क्वायर पे अगर रूट आएगा तो कॉट थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वो हमारा कहाँ चले जाएगा? न्यूमरेटर में। एक स्टेप मैंने बीच का खा गया। यहाँ पे मैंने पहले एलसीएम लिया कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर पे रूट जाएगा तो स्क्वायर कट जाएगा और नीचे वाला कॉट सीधा ऊपर चले जाएगा। तो कॉस की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ कॉट। साइन भी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब क्या बचा? साइन आ गया, कॉस आ गया। टैन थीटा, टैन तो हमें पता ही है वो कितना होता है 1 बाय कॉट होता है। क्लियर है ये? फिर उसके बाद हमारे पास कोसिकेंट। कोसिकेंट कहाँ गया? ये रहा। कोसिकेंट को कॉट के टर्म्स में लिखना है। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये भी निकल गया। और क्या बचा? सीकेंट। ये रहा सीकेंट। सीकेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? सीकेंट निकालने के लिए मैंने कॉस तो निकाल ही रखा है, इसी को रेसिप्रोकल कर दो। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा। क्लियर है ये चीज? समझ आ गया? करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला 28 क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हमारे लीनियर इक्वेशन में आपका जब भी कोफिशिएंट्स हमारे बड़े बड़े हो जाएंगे और आपस में इंटरचेंज हो रहे हो, कोफिशिएंट हमारे जब भी इंटरचेंज हो रहे हो और बड़े बड़े हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो पहले दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर लेते हैं। So this becomes 199x plus minus 201y, 197 minus 201x plus 199y minus 203। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो नीचे साइन ऊपर वाला सेम लगेगा। 199 minus 201 is equals to minus 2x minus 2y, यहाँ पे कितना आएगा हमारा? -6। पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। 199x माइनस 201y इक्वल टू 197 माइनस 201x प्लस 199y। हर साल ये पेपर में क्वेश्चन आने आना है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम नहीं होगा, मतलब ये टाइप पेपर में आनी है जहाँ पे x और y के क्वेश्चन बड़े होंगे और आपस में इंटरचेंज होंगे। ये हर पेपर में चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, ये आना ही आना है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑपोजिट साइंस आ जाएंगे। 199 प्लस 201 इज इक्वल टू 400 माइनस 400y इक्वल टू 400। 400 से डिवाइड करेंगे x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 1। x प्लस वाई 3 है, x माइनस वाई 1 है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2,
2 प्लस वाई 3, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो x 2 आ रहा है और y कितना आ रहा है हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है। क्लियर है? ये नोट हो गया सबका या खुद ही कर लिया होगा ये तो। नेक्स्ट इसके बाद और वाला इरेज कर दो इसको। नेक्स्ट इसका और का बी, यहाँ पे कह रहा था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 12। तो हम लोग पहले लिखेंगे ऊपर इक्वेशन, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी वाई एंड डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स। डिजिट ऊपर ये नहीं लिखोगे स्टेटमेंट तो मार्क्स कटेंगे इसके। लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी वाई, डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स। तो नंबर हमारा कितना बन जाएगा, दिस इज 10x प्लस वाई, क्योंकि ये डिजिट x टेंस प्लेस पे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, y वाला आपका वंस पे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें इंटरचेंज नंबर भी होता है, तो इंटरचेंज नंबर में क्या करेंगे, x और y को चेंज कर दो आपस में। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10y प्लस x। अब पढ़ो क्या बोल रहे थे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 12, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 12। इसका मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 12 है। इसके बाद नेक्स्ट आपको बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। बड़ा नंबर जो है वो छोटे, सॉरी इंटरचेंज नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है 18 कम है। तो इंटरचेंज नंबर कितना हमारे पास 10y प्लस एक्स इज मतलब इक्वल टू 18 लेस देन माइनस 18। ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना है 10x प्लस वाई। लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो जगह 9y माइनस 9x इक्वल टू माइनस 18 डिवाइड बाय 9। y माइनस एक्स कितना आ जाएगा -2। एक इक्वेशन ये रही ऊपर और एक ये रहा। सॉल्व करो x प्लस वाई इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -2। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो x कैंसिल, 2y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। y इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो नंबर हमारा क्या फॉर्म हुआ 75। इंटरचेंज नंबर कितना होगा हमारा 57। क्लियर है? कहाँ फंस गए बेटा? तो ओरिजिनल नंबर हमारा ये रहा 10x प्लस वाई, इंटरचेंज करके क्या नंबर है 10y प्लस एक्स। तो इंटरचेंज नंबर इज का मतलब इक्वल टू हो जाएगा 18 लेस देन दी ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर ये रहा, इसमें माइनस 18 कर देंगे। हो गया मुनीषा? कर लो भाई नोट इसको। जिनका ये हो गया उसके बाद 29 क्वेश्चन स्टार्ट कर देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स ये रहे। कोई भी एक नई इक्वेशन निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो मुझे सम और प्रोडक्ट चाहिए। सम और प्रोडक्ट किसका चाहिए? इन दोनों का। तो इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई। उससे पहले अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स थे, सो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू -5 है तो माइनस माइनस प्लस 5 बाय ए। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए, दैट इज 3/2। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारे पास। इसके बाद हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये रहे, तो इन दोनों को प्लस और एक बार मल्टीप्लाई। सम निकालिए, ये हमारे पास हो जाएगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू है 5/2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है 3/2। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर। 25/4 माइनस 3 डिवाइड बाय 9/4। एलसीएम लेंगे
डिवाइड बाय 9/4, ये कैंसिल हो गया। 13/9, 13/9 आ गया सम। अब क्या निकालना है हमें? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो जाएगा 1/α² इंटू 1/β² विच इज इक्वल टू 1/α β होल स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना है? 3/2 होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये? 4/9। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x² माइनस 13x/9 प्लस प्रोडक्ट 14/9 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, तो इक्वेशन हो जाएगी 9x² माइनस 13x प्लस 4 और बाहर k के साथ में 9 अलग से आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो भाई जिसका नहीं हुआ। आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी आना ही आना है। अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स गिवन है और हमें एक नई इक्वेशन निकालनी है। नई इक्वेशन निकालने के लिए रूट्स हमें गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे गिवन था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसी दूसरी जगह हो सकता है अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो हमें हमेशा नए वालों का समर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोल रहा है 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। 3 कॉइन को कभी भी टॉस करेंगे तो कितने आउटकम आएंगे? एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 आउटकम होते हैं। 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 क्यूब कितने हो जाएंगे? 8। अगर 2 कॉइन होंगे तो कितना होगा? 2 स्क्वायर। 4 कॉइन होंगे तो 2⁴ हो जाएगा। आउटकम कितने बचेंगे हमारे इसके? 8। सैंपल स्पेस हमारा कैसे बनाएगा इसका? टोटल आउटकम्स 8 है, 8 का हाफ कितना होता है? 4। सो आप क्या करेंगे यहाँ पे? 4 टाइम्स हेड एंड 4 टाइम्स टेल लिखोगे। फिर 4 का हाफ 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर दोबारा हाफ कर देंगे तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल आ जाएगा। क्लियर है ये? अब पहले पार्ट में बोल रहा है एटलीस्ट 2 टेल्स। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 टेल। हमें क्या चाहिए? कम से कम 2 टेल होने चाहिए। ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं। तो 2 टेल के लिए आप इसको लिखेंगे एच टी 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 एच टी 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 एच, और 3 टेल्स का केस होगा टी टी टी। 4 केसेस हो गए, 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड केस बोल रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो कम से कम क्या होगा? 0 हेड। 0 हेड का मतलब हो गया टी टी टी। फिर हो गया 1 हेड। 1 हेड का मतलब हो गया एच टी 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 एच टी एंड टी टी एच। और नेक्स्ट हो गया 2 हेड। 2 हेड का मतलब एच एच टी एच टी एच टी एच एच। तो ये हमारे केसेस कितने हो गए? 7। तो 7/8, क्योंकि एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो हम कहां से होंगे? 2, 1 और 0 हो जाएंगे। क्या बेटा? हाँ, क्योंकि 0 हेड होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 है ना, तो मिनिमम तो 0 हेड हो सकता है। इसके बाद लास्ट केस बोल रहे हैं 2 हेड। 2 हेड वाले हमने आखिरी में 3 लिखे हुए ये रहे, तो इसका हो जाएगा हमारा 3/8 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हमारा कितना हो जाएगा? 3/8। कर लो इसको। इसके लिए कंफ्यूजन के लिए एटलीस्ट बोल, जहां भी एटलीस्ट लिखा होगा और जो नंबर है तो वहीं से इंक्रीज करते रहो। तो 2 3 4 5 6, बट 3 हेड होते हैं मैक्सिमम, तो 2 और 3 लेंगे। एट मोस्ट 2 का मतलब हो जाएगा कम से कम, है ना? नहीं, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो जितना कम होता रहेंगे सारा करते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको यहाँ पे बोल रहे हैं show that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, थ्योरम नंबर 10.1 एनसीईआरटी की। सर्कल पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, टैंजेंट वुड बी एक्स वाई। सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा OM। क्लियर है ये? OM परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे, बेसिकली इसको ठीक कर देते हैं। OM हमारा परपेंडिकुलर नहीं होगा, उसको हमें सिर्फ ज्वाइन करना है। ये ऐसा रहेगा,
एक्स वाई हमारी टैंजेंट है, वो सेंटर ऑफ सर्कल है, इसको ज्वाइन करेंगे एम, और हम अदर देन एम 2 पॉइंट्स और ले लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे पी और एक ले लेंगे क्यू। नहीं नहीं, एक नहीं, 2 पॉइंट्स लेने हमें। यहाँ पे हमें दिखाना पड़, देखेंगे हम यहाँ से, वी कैन विल राइट फ्रॉम द फिगर, वी कैन से दैट OP is greater than OM and OQ is greater than OM. OP OM से बड़ा है, OQ भी OM से बड़ा है। जब दोनों के दोनों हमारे बड़े हैं, किससे बड़े हैं? OM से। तो इसका मतलब क्या हो गया? OM is the least distance between the center of circle and the tangent XY। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा OM है वो XY पे परपेंडिकुलर है। 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे OM इस टैंजेंट के बीच में क्या है? सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा? XY पे परपेंडिकुलर होगा। हो गया? इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है बेटा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 का और वाला पार्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 है। बहुत काला हो गया कैमरा। हमारे पास यहाँ पे इसका 31 का बी एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे हमें बोल रहे कि जो भार और एंगल है PTQ, इसको हमें डबल दिखाना है OPQ के। तो ये ज्यूम कर लेते हैं कि एंगल हमारे पास कितना है? थीटा। तो इस वाले एंगल को हमें कितना शो करना पड़ेगा? 2 थीटा। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट दिस एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा। अब OPQ हमारे पास कितना आ गया? थीटा आ गया। हमें भार वाले को 2 थीटा दिखाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? यू विल राइट इन ट्रायंगल TPQ, TPQ, TP हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? TQ के इक्वल होगा। TP TQ के इक्वल क्यों हो जाएगा? थ्योरम नंबर 10.2 क्या कहता है वो? The length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। आपको पूरी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है, हमें यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। आपको 10.2 या 10.1 ऐसे नहीं लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे इसके। तो TP TQ के इक्वल हो जाएगा। अगर दो टैंजेंट्स हमारी इक्वल हो गए, दो साइड्स इक्वल होगी एक ट्रायंगल की, तो इसका मतलब जो एंगल TPQ है दैट वुड बी इक्वल टू एंगल TQP। दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? फिर यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में प्रॉपर्टी होती है हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये दोनों वाले एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। लेट कर लो कि ये एंगल कितना x है, तो ये भी x हो गया और ये भी कितना हो गया? x हो गया। अब OP रेडियस है, PT टैंजेंट है, तो OP PT पे परपेंडिकुलर हो जाएगा बाय थ्योरम नंबर 10.1। फिर आपको क्या लिखना है? स्टेटमेंट लिखनी है। 10.1 की स्टेटमेंट क्या होती है हमारी? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या स्टेटमेंट है हमारी? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है ये चीज? सो एंगल OPT would be 90, that means x plus theta is 90। तो x की हमारी वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस थीटा। x कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब ये PTQ ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री आएगा। ये भी x है और ये भी x है, तो 2x, और x की हमारे पास वैल्यू है 90 माइनस थीटा। एंगल T प्लस 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल, तो एंगल T की वैल्यू कितनी हो गई?
2 थीटा हो गया, एंगल टी हमारा कितना हो गया 2 थीटा के इक्वल हो गया। क्लियर है? और यही हमें शो करना था कि बाहर वाला एंगल इस वाले एंगल के डबल है। नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास मोड आपको डेटा का गिवन है। मोड क्वेश्चन में 44 गिवन है, हमें यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 100 गिवन है, तो सबको प्लस कर लो 5 + 13 18 + 22 40 40 + 30 70। सो हमारे पास 70 + x + y = 100। सो x + y आ जाएगा हमारे पास कितना 30 आ जाएगा। मोड का हमारे पास बेटा फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है L + f1 - f0 डिवाइड बाय 2f1 - f0 - f2 मल्टीप्लाइड बाय h। मोड गिवन है 44। तो हमारा मोड और मीडियन का जो फाइनल आंसर आता है, इसको क्या हो गया कैमरा फोकस, तो हमारे पास ये मोड और मीडियन का जो आंसर होता है हमारा फाइनल आंसर वो इंटरवल के बीच में ही आएगा। तो मोड हमारे पास 44 है, तो इंटरवल हमारा कौन सा होगा 40 to 50 होगा। तो इसका मतलब L कितना हो गया 40। अगर ये हमारा मॉडल क्लास है तो ये हो जाएगा F1, इससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा F2। तो यहाँ पे हम F1 की जगह पुट करेंगे 30, F0 की जगह पुट करेंगे 22 डिवाइड बाय 2f1 मतलब 60 माइनस f0 इज 22 माइनस f2 की वैल्यू कितनी है y। h मतलब क्लास साइज दैट इज 10। इसको लेफ्ट पे ले आएंगे तो हो जाएगा 4, गैप हो जाएगा 8 × 10 80, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 38 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई 152 माइनस 4y = 80। लेफ्ट पे लेकर आएंगे 72 = 4y, दैट गिव्स y = 18। y को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो x आ जाएगा, x इज 12। हाँ भाई 12 12 एक ही बात है भाई। जिनका हो गया है वो 33 34 करो। नेक्स्ट अब बीपीटी। बीपीटी में आपको बोल रहा है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट हमारी क्या होती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जिसने स्टेटमेंट नहीं लिखी है लिख लो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the two sides are divided in the same ratio. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the two sides are divided in the same ratio. इसको शो कैसे करेंगे? यहाँ पे कंसिडर करेंगे एक ट्रायंगल ए बी सी डी, हमारे पास एक लाइन पैरेलल है बेस बीसी के। कंस्ट्रक्शन में डी से और ई से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AB, DN परपेंडिकुलर टू AC एंड नीचे BE और CE दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन BE एंड CE। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है हमारे पास हमें शो करना है कि AD/DB
AE बाय EC के इक्वल दिखाना है। लेफ्ट साइड पे इन ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऊपर ADE का एरिया लेना है, दैट वुड बी इक्वल टू हाफ इनटू बेस। बेस मान लो कि हमारे पास AD है, अगर बेस AD है तो हाइट क्या होगी हमारी EM, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ CD होगा बेटा, ये लो CD, यहाँ पे हमें इसके AD के नीचे क्या चाहिए, BD चाहिए, तो BD के लिए हमें किसका एरिया लेना पड़ेगा नीचे, BDE का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हाफ इंटू बेस, बेस होगा BD, BDE एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसका हमारा परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ, इनटू EM। सो हाफ से हाफ कैंसिल, EM से EM कैंसिल, यू गेट AD बाय BD। ये लेफ्ट साइड आ गया। राइट साइड पे क्या चाहिए, AE और AC। AE के लिए क्या लेंगे, ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको डिवाइड करने के लिए EC चाहिए CED से, एरिया ऑफ CED, ऊपर ADE का एरिया होगा हाफ इनटू बेस, बेस है AE, हाइट है DN, नीचे CED में हाफ इनटू बेस है CE इनटू हाइट है इसका DN, हाफ से हाफ, DN से DN कैंसिल, AE बाय CE के इक्वल आ जाएगा ये। तो एक तरफ आ गया AD बाय BD, एक तरफ आ गया हमारे पास AE बाय CE, और दोनों हमें इक्वल दिखाने हैं। ये दोनों इक्वल कब होंगे हमारे RHS, जब दोनों के LHS इक्वल होंगे। LHS पे क्या है, ADE बाय BDE, और यहाँ पे है ADE बाय CED। न्यूमरेटर तो इक्वल है, पर डिफरेंट क्या है, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो पूरा LHS इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। बट दोनों के डिनोमिनेटर BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हमारा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस में है, बिकॉज दे बोथ lie on same base DE and between same parallel lines DE and BC। तो जिसकी वजह से एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, सो फ्रॉम 1, 2 and 3 AD by BD is equals to AE by CE। कह रही है, नोट कर लो इसे। अगर हो गया होता ना मैं पहले ही कर देता। क्वेश्चन नंबर 34 एनसीईआरटी का ही हमारा सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फोर्थ। पेन स्टैंड आपको बोल रहा है, पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड विद द 4 कोनिकल डिप्रेशंस। पेन स्टैंड नीचे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में हमारे पास 4 कोनिकल डिप्रेशंस है। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन द एंटायर स्टैंड। तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड की वॉल्यूम दैट इज LBH माइनस, हमने 4 कोन्स इसमें से रिमूव करे हैं तो उसकी वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो LBH की वैल्यूज हमारे पास कितनी है, दिस इज 10, 6, 4, डिप्रेशन में 22/7, रेडियस, ये रहा रेडियस हमारे पास 0.7, 7/10 लिख लेते हैं इसको, और हाइट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर निकालो कितना आ रहा है इसका। ये हमारे पास और होगा 240 माइनस 4 इंटू 22, 3 इंटू 7, 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 कहीं कैंसिल नहीं होगा,
4 into 22 88, 88 2 are 176, 176 into 7, 176 into 7, 7 6 are 42, 7 7 are 49 and 4 53, 7 1 are and 5 1 2 3 2, 1 2 3 2 divide by 3 into 100, 1 2 3 2 को 3 से डिवाइड कर लो, तो हो जाएगा 410.66, उसको डिवाइड कर रहे हैं 100 से तो 4.10, 240 माइनस 4.10 माइनस करो कितना आ रहा है 235.9, और ये सारा का सारा सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेसिमल में आया वो तो साथ में क्या लिख देंगे अप्रॉक्स लिख देंगे। क्लियर है जी? चेक करो आ गया ये आंसर। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको कह रहा है a sphere of radius 7 is dropped into a right circular cylinder partly filled with water। तो आपके पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर कुछ इतना पानी भरा हुआ है, हमने इसके अंदर क्या करा एक स्फेयर डाल दिया, इसके अंदर अगर मैं स्फेयर एक डाल दूंगा तो उसकी वजह से स्फेयर यहाँ डाल दिया तो पानी का लेवल थोड़ा सा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो जो पिंक वाला पार्ट है वो हमारा पानी का लेवल उससे इंक्रीज हो गया। अब पानी का लेवल कितना इंक्रीज होगा, 9th स्टैंडर्ड में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इंसर्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम का हाइट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। कितनी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट उसके अंदर इंसर्ट करा है। So partly filled with the water, if the sphere is completely submerged in water, the water level rises by 4 by 27 centimeters। तो ये हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, किसकी हाइट गिवन है, सिलेंडर की, सिर्फ इतने से पार्ट की जिसमें पानी इंक्रीज हुआ है हमारा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, this will be equal to volume of rise in water in cylinder। स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, पानी कितना हमारा उसके अंदर बढ़ जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितनी थी 4/27, इसको मिक्स में कन्वर्ट, मिक्स में गिवन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 27 फॉर द 81 कह रही हाँ 87 फॉर द कितना होता है 108 प्लस 4 112 112/27, पाई से पाई कैंसिल, 4/3, रेडियस कितना गिवन है 7, 7 into 7 into 7 r square, 112/27, 4/3 into 7 into 7 into 7 multiplied by 27 divided by this। दोबारा बोलो, ये क्योंकि पानी का लेवल कहाँ पड़ा है, सिलेंडर में पड़ा है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम बड़ी बड़ी है ना, वॉल्यूम क्या होगी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हाइट कितनी लेंगे, हाइट सिर्फ जितना पानी का लेवल बढ़ा है उतना ही लेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, 7 1 7 into 16 यही होता ना, 4 1 4 9 तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू बच रही है 7 into 7 into 9 डिवाइड बाय 4, आर आ जाएगा 7 into 3/2 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है। हमने स्फीयर एक डाला तो स्फीयर की वॉल्यूम किसकी इक्वल होगी, जितना यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ा है उसके इक्वल हो जाएगा। हाइट हमें गिवन थी तो रेडियस ऑफ हम यहाँ से सिलेंडर निकाल लेंगे। करो बेटा, एक हमारा क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई भी एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और ये हाइट गिवन है, हमें डायगोनल निकालना है। ये 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, वो तो हमारा एल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डायगोनल ऐसे निकालते हैं क्यूबॉइड का, अगर किसी पेपर में अगर बाई चांस आ गया तो। वैसे तो 8th का क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं,
ये लिखा होगा जैसे उसने पूछा अभी, इफ इन अ क्यूबॉइड द लेंथ इज एल, ब्रेथ इज बी, हाइट इज एच, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल इज स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको यही लर्न करना है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास 35th का ए पार्ट। रवि डिवाइडेड 12,000 इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ दी पर्सन्स। 12,000 पे हम कुछ बच्चों में डिवाइड करने हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पे था कि 12,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करें सर्टेन नंबर ऑफ पीपल में, लेट कर लेते हैं एक्स। तो हर एक को कितने पैसे मिलेंगे? 12,000 डिवाइड बाय एक्स। हैड देयर बीन 40 मोर पर्सन्स, तो हर एक को पैसे कितने मिलेंगे? 12,000 अपॉन एक्स प्लस 40, बिकॉज एक्स इज द नंबर ऑफ पर्सन्स। 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स में, तो हर एक को कितने पैसे मिलेंगे? 12,000 अपॉन एक्स। अब 40 और ऐड हो जाएंगे, तो स्टूडेंट पर्सन हो गए एक्स प्लस 40, तो अब हर एक को पैसे कम मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12,000 अपॉन एक्स प्लस 40। पहले ज्यादा मिल रहे थे, अब कम मिल रहे हैं, दोनों का डिफरेंस ही गिवन होगा हमेशा। 80 रुपीज लेस, तो इक्वल टू 80 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, पहले 12,000 कॉमन ले लीजिए, 80 और 12,000 कैंसिल हो गया, तो 150 आ गया। 150, यहाँ पे एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 40, यहाँ पे आएगा x प्लस 40 माइनस एक्स। एक मिनट, अमन सर का कॉल आ रहा है, करो आगे सॉल्व, करो भाई सॉल्व इसको। ये राइट साइड पे 1 था, किसी ने सॉल्व करा इसको? 150 इंटू 40, 150, 15 4 जा 60 और 2 0, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 40x, क्रॉस मल्टीप्लाई 6,000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40x, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 6,000। 6,000 कैसे फैक्टर जिससे 40 आ जाए? 12 5 जा 120 इंटू 50, नहीं और क्या फैक्टर बनेंगे हमारे जिससे 40 आ जाए? 160, यस, 100x माइनस 60x, प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस 6,000 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस करेंगे तो 40, x प्लस 100 इंटू एक्स माइनस 60, x इक्वल टू माइनस 100 विच इज नॉट पॉसिबल, x इक्वल टू 60। सो नंबर ऑफ पर्सन्स इनिशियली हमारा कितना आ गया? 60 के इक्वल आ गया। क्लियर है ये चीज? नोट कर लेना बच्चे। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे हमारे पास है सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन बोला हुआ हमें। यहाँ पे हमारे पास है 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो देखा 4a6 माइनस b6x स्क्वायर। इसके हमें ऐसे फैक्टर बनाए जिससे हमारे पास क्या बन जाए? a क्यूब आए, हमें b चाहिए ही नहीं। इसके फैक्टर्स a की पावर 6 को हम लिख सकते हैं बेटा a क्यूब स्क्वायर b क्यूब स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस b, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब प्लस b क्यूब। उसके बाद हमारे पास 4 है, 4 को स्प्लिट कर दो, 2 इसके साथ लिख दो और 2 इसके साथ लिख दो, तो ये दो फैक्टर बन गए हमारे। एक हो गया ट्वाइस ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब, एक हो गया ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। प्लस करेंगे तो b क्यूब कट जाएगा और a क्यूब ही आएगा। तो ये हमारे पास हो गया ओ तेरी की, कौन से वाला? ये वाला। ये हमारे पास 4 था, 4 को स्प्लिट कर दिया 2 2 में, एक्स स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया एक्स एक्स में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ना, बस ए क्यूब को ए मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ए की वैल्यू क्या? ए क्यूब है, बी की वैल्यू क्या है? बी क्यूब है। तो दो फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे ना इन दोनों को ऐड करो, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से बी क्यूब कैंसिल होगा, बचेगा क्या?
4 बचेगा प्लस में, यहाँ पे -4 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस तो आने, बट फैक्टर तो यही बनेंगे, 4x² माइनस 5 नंबर का ये। इसको करने के लिए एक काम करते हैं, या तो यहाँ से माइनस ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास B6 माइनस A6 आएगा। अब सॉल्व करके देखो, इसको चेक करते हैं कौन सा था ये 35th का बी पार्ट, ये रहा। थर्टी फिफ्थ बी यही कर रखा है इन्होंने भी, सेम। हमारी गलती है, हमने दिमाग नहीं मारा था, हमने फैक्टर तो सेम ही निकाले थे, हमने फैक्टर यही निकाला था 2a³ माइनस b³, और एक हमने निकाला था 2a³ प्लस b³। हमें यहाँ पे माइनस चाहिए था, प्रोडक्ट में तो नहीं था, तो दोनों के आगे माइनस लगा दो ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नोट कर लो ये सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट है, ये रहा। बच्चे हमारे पास इन दोनों को 4x² और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। क्लियर है ये? अब इसको स्प्लिट करो तो ये हो जाएगा हमारा a³ माइनस b³ a³ प्लस b³। ये क्लियर है अब? ठीक। अब 4 को स्प्लिट कर दो 2 2 में, x² कर दो दोनों तरफ x, एक फैक्टर यहां से ले लो और एक ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने में तो यही वाला पार्ट आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, पर मुझे -4a चाहिए। यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो। माइनस लगाने से, क्योंकि दोनों तरफ माइनस लगेगा तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा, पर प्लस करूंगा तो क्या आएगा, -4a³ आएगा। ठीक है।